So we were understanding, let's say, equation of, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसके बारे में थोड़ा समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई वेव ऐसे दे रखी है ना, ट्रैवलिंग वेव है, तो ये साइन ग्राफ ऐसा लग रहा है, तो इसको बोलते हैं साइन वेव। एंड इक्वेशन ऑफ साइन वेव traveling in positive x direction is given as y equals to, very good, तुम गाने ही सुनो। हाँ भाई दीक्षा, कहो गा रहे, क्या हो रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? अच्छा, ये वाला पार्ट जो है ना, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो। ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प इट, थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स फिजिक्स है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो y इक्वल्स टू आएगा a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कैसे लेके आए, ये वो 2 पेजेस में उन्होंने समझाया है। तो क्या समझाया, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर मुझे ये समझना है, ये a क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, मैक्सिमम लेट्स से डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो ये a हो गया। और अगर मैं साइन का ग्राफ लेट्स से मैं बोलूंगा, तो साइन 0 पे 0 हो गया, है ना, साइन पाई बाई 2 पे क्या होता है 1 इंटू a, तो a हो गया, है ना। तो ऐसे साइन का ग्राफ है, ये साइन वेव का ग्राफ है ना, a साइन थीटा एक तरह से। y इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, a साइन थीटा, सिंपली, है ना। तो ये ऐसे ग्राफ लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू a साइन थीटा, थीटा की वैल्यू डालते जाओगे तो यहाँ पे आते जाएगा। अब वेव में क्या होता है, वेव इज ए फंक्शन ऑफ, है ना, मतलब ये y इट्स ए फंक्शन ऑफ लेट्स से डिस्टेंस एंड टाइम। मतलब ये जो वेव है, इसमें किस डिस्टेंस पे क्या एम्पलीट्यूड होगा, है ना, वो x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये x पे डिपेंड कर रहा है। इस x के लिए ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और x बढ़ा देंगे तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, अलग अलग x के लिए अलग अलग एम्पलीट्यूड आता जाएगा, राइट। तो दिस लेट्स से वैल्यू ऑफ लेट्स से ओवर हियर एम्पलीट्यूड जो हम देख रहे हैं, सॉरी नॉट एम्पलीट्यूड, द वैल्यू ऑफ y, सॉरी नॉट एम्पलीट्यूड, है ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x। इतनी बात समझ में आ रही है ना। a साइन थीटा, थीटा को बस हम यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x पहले, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड ये टाइम पे भी इसलिए डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये रुकी हुई नहीं है, ऐसा एकदम ऐसा ग्राफ नहीं है, ये कंटिन्यूसली मूविंग है वेव। तो जो अभी ऐसे थी, है ना, वो थोड़े टाइम के बाद यही वेव क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, थोड़ा और ऊपर, है ना, ऐसे, राइट, अलग। तो इट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये उन्होंने समझाया है ना, है आपका। मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ, कहाँ पे था अपने पास बुक का है। ठीक है, तो ये आपको पहले पढ़ने को बोला था, ये ऐसा, राइट, कैन यू सी, राइट। फिर उन्होंने यहाँ ये समझाया है कि y इज ए फंक्शन ऑफ, अच्छा दिस पल्स यहाँ जनरेट कर रहे हैं, राइट, अलग अलग टाइम पे, है ना, ये अलग अलग डिस्टेंस कवर करेगी, राइट। तो x के हिसाब से आपको ये अलग अलग वैल्यू ऑफ y मिल रही है, ठीक है, ये समझाया है इन्होंने यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा समझाया है कि इसको हम रिलेट कर सकते हैं टाइम से, है ना, rather than having two function let's say x and t की वैल्यू की बात कहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ देखो, t
टी है, t+t+4 है, तो अलग अलग के हिसाब से अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आपको सेम है ना ये मिलेगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन टी वैल्यू, राइट। इसको इन दोनों फंक्शन को हम कैसे एक फंक्शन के टर्म्स में ले सकते हैं, है ना। इन्होंने बोला है कि हम टाइम को डिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? टाइम इज नथिंग बट क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो व्हाट दे आर डूइंग इज कि रादर देन राइटिंग लेट्स से t एंड x अलग अलग, इसका एक फंक्शन बना लिया t माइनस एक्स वाई वी, ठीक है। ऐसे एक फंक्शन बना लिया और उसके हिसाब से फिर इन्होंने ये इक्वेशन आपको बिल्ड किया है, a sin t माइनस ये करके, फिर इसको पूरा थोड़ा सा एडवांस बातें लिखी हुई हैं, लेकिन द फॉर्मूला विच यू आर गेटिंग इज, ठीक है, एक मिनट, कहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम जस्ट चेकिंग, अगर कहीं पे लिखा हुआ आपको दिखा दूं, है ना। तो k की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ये है y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे बताया है, ठीक है। बहुत सारे बीच में डेरिवेशन और सारी बातें बताई हैं, बट व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इट फ्रॉम हियर इज कि कोई भी इक्वेशन है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी इफ इट इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इक्वेशन उन्होंने वहां से बनाई है, फिजिक्स में जब ये पढ़ोगे तब ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये होता है, ठीक है। y क्या है? अरे कोई ग्राफ का आप खींचते हो तो y क्या होता है? ठीक है, ये ऑलरेडी भेजा हुआ है राज मैंने। अब आप लोग इतनी बातें करते हो डाउट ग्रुप पे कि जो मैं डॉक्यूमेंट भेजता हूँ वो पता नहीं कहाँ लॉस्ट हो जाता है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। आई हैव ऑलरेडी सेंड दिस इन ग्रुप। नो सर क्या? वो डाउट ग्रुप ना लेके ना लग के वो पता नहीं डिस्कशन ग्रुप हो गया है। ठीक है, उसको देखो, ओके। ऑफिशियल ग्रुप पे भेजे, अभी एक जगह भेज दिया है, ठीक है, आप देख लेना वहां से, ठीक है। चलो, अभी इतनी बात आपको समझ में आ गई कि, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव इज नथिंग बट y इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी है। अब अगर मान लो मेरे को इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव इन नेगेटिव x डायरेक्शन लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ साइन वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव तो लिख लिया है, तो माइनस x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा ये, तो देन इट इज गोइंग टू बी y इक्वल्स टू a sin, है ना। वी आर गोइंग टू राइट, इसमें माइनस रखेंगे तो माइनस कॉमन लेके माइनस साइन माइनस थीटा इज साइन थीटा, के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये आ गया फॉर्मूला, वेयर के इज 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, एंड ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, टी इज कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, एंड ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, है ना। तो हम बोल सकते हैं जैसे कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो वो 2 पाई डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लेगी, एक टाइम पीरियड लेगी, तो 2 पाई बाय टी से आया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इक्वेशन a sin kx माइनस ओमेगा टी एंड a sin kx प्लस ओमेगा टी, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन से बनेगी स्टैंडिंग वेव। ये क्यों बताई हमने आपको, ताकि आप स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन लिख लो। ठीक है, स्टैंडिंग इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या हो जाएगी, है ना। तो स्टैंडिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव क्या होगी, एक स्टैंडिंग वेव प्लस एक जो साइन वेव है वो प्लस एक्स डायरेक्शन में आ रही है ना, ऐसे मूव कर रही है, और दूसरी जो है वो लेट्स से, है ना, ऐसे मूव करते हुए लेट्स से वाई डायरेक्शन में आ रही है, सॉरी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रही है ना। ये दो ट्रेवलिंग वेव है, ये आपस में जब भी कंबाइन होंगी तो क्या बनाएंगी, स्टैंडिंग वेव बनाएंगी। हेंस, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, we can say y equals to y1 plus y2, and y है क्या यहाँ पे, a sin kx minus omega t plus a sin kx plus omega t। इतनी बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो y equals to a sin kx minus omega t plus a sin kx सॉरी kx minus omega t plus a sin kx plus omega t। अब ये क्या लिखा हुआ है, एक तरह से ये साइन ए लिखा हुआ है, ये साइन, या फिर यू कैन से साइन सी माइनस डी साइन सी प्लस डी। ठीक है, ये लिखा हुआ है, बताओ भाई इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सॉल्व करके बताओ ये। और दो साइन के ग्राफ का लेट से लिखे हुए हैं, साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी माइनस डी, क्या होता है फॉर्मूला बताओ भाई। ट्रिग्नोमेट्री बताओ जल्दी, कौन बताएगा, ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है अभी तक। हाँ, सर साइन सी प्लस डी होगा साइन ए कॉस डी प्लस कॉस ए कॉस सी साइन डी, और इसमें से नेगेटिव। क्या हो जाएगा ये, साइन, नहीं वो आप साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बता रहे हो मुझे, साइन एक्स प्लस वाई इज ए साइन, मतलब कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये बता रहे हो आप मुझे। तो दोनों का ऐड तो कर सकते हैं। हाँ, दोनों को ऐड कर दो, यस, तो दोनों को ऐड कर दो, साइन, है ना, एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऐसे ही, साइन एक्स, राइट, कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये वाला पार्ट क्या बचेगा, ये दोनों ऐड जाएंगे, टू साइन एक्स कॉस वाई, है ना, यही बचेगा ना। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा टू ए साइन सी, है ना, कॉस डी। अब यहाँ पे देख लो ये साइन सी और डी की वैल्यू क्या है, तो साइन सी की वैल्यू के एक्स हो गई और कॉस की वैल्यू ओमेगा टी हो गई। ठीक है, क्या समझ में आई, मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे फॉर्मूला, है ना, ये हटा के, तो मुझे मिल गया टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, है ना। इस टू ए को मैं कैपिटल ए से लिख ले रहा हूँ, तो y इक्वल टू हो गया ए कैपिटल ए साइन, है ना, ये एक नया एम्पलीट्यूड आ गया, लेट्स से इसको हमने ए लिख लिया, तो ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम।
ठीक है, ये तो थी बैकग्राउंड जो आपको बेसिक पता होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब यहाँ पे लेट्स से व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैं हम श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। So we are going to let's say prove that Schrodinger equation by this easiest method available, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं Schrodinger equation पे चला जाता हूँ। हालांकि ये प्रूफ आपके इसमें नहीं है सिलेबस में, ठीक है। कहाँ है Schrodinger? कहीं पे हमने मिस कर दिया है। ये रही, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। इस इक्वेशन को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे अब ये यहाँ पे 2-3 फंक्शन है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं लेट्स से, ठीक है। ये तो था बेसिक हमें चाहिए। मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे श्रोडिंगर ने स्टैंडिंग वेव मॉडल को एटम में लगाया, है ना। तो दैट इज कॉल्ड श्रोडिंगर लेट्स से वेव मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल वेव मॉडल ऑफ एटम, वेव मॉडल। है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन्होंने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट्स से, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव विच इज नथिंग बट, अच्छा यहाँ पे y की जगह इन्होंने एक फंक्शन लिखा साई। साई रिप्रेजेंट्स, है ना, इलेक्ट्रॉन वेव, इसको क्या बोलते हैं, साई, ठीक है, साई, ये साई, ठीक है। सो साई इज गोइंग टू, ठीक है। और एक टर्म और होता है फाई, है ना, ये फाई है, फाई, फाई, साई, ये सब क्या है, अल्फा बीटा गामा है, वैसे ही ये अदर अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया साई से। साई इज नथिंग बट ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये क्या हुआ, है ना, दिस इज नथिंग बट इन वन डायरेक्शन, इन इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन वन डायरेक्शन, ये इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ, है ना, स्टैंडिंग वेव इन वन डायरेक्शन, वन डायमेंशन, है ना। अभी जो हमने यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनाई थी वो क्या से बनाई है, एक ही डायरेक्शन में बनाई ना, ऐसे एक ही डायमेंशन में, एक्स डायमेंशन में मूव कर रही है, ठीक है। अगर प्लेन में होगा तो पूरा प्लेन ऐसे करके मूव करेगा, राइट, ऐसे ऊपर और नीचे, राइट, तो वो क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशन में। ऐसे ही अगर तीनों डायमेंशन में हर प्लेन में देख लेंगे तो 3 डायमेंशन में ऐसे वेव आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये कितने किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, केवल एक्स पे डिपेंड कर रहा है, देयर इज नो वाई और जेड, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन वेव क्या है? इलेक्ट्रॉन वेव क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन 3 डायमेंशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव इज, है ना, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन 3 डायमेंशन। अब 3D में थोड़ा ये बात पढ़ना थोड़ा आसान होता है। सो वी आर गोइंग टू टेक इन 1 डायमेंशन। जैसे कोई एक वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है कोई, है ना, मान लो ए वेक्टर हमने दे रखा है जिसकी वैल्यू है ए एक्स वेक्टर, है ना, ए एक्स या फिर ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, मान लो ऐसा है। ठीक है, ए, तो इस वेक्टर को हम बोल सकते हैं इट इज एडिशन ऑफ समेशन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप। ये बात कह सकते हैं ना। cos ओमेगा टी लिखा है, ए साइन के एक्स cos ओमेगा टी। ये इक्वेशन अभी ऊपर बनाई थी ना आपको। हाँ भाई, समझ में आ रहा है? यस नो बोल दो। आर्यन, डैनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक वेक्टर 3 वेक्टर में तोड़ा जा सकता है, या 3 वेक्टर को अलग अलग हम लिखें और उसको जोड़ दें तो ये 3 डायमेंशन वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, so this could be a summation of psi x comma t plus psi y comma t plus psi z comma t, है ना। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव इन इंडिविजुअल वन डायरेक्शंस। और इन तीनों वेक्टर को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। कोई यहाँ तक दिक्कत? पहले हमने आपको ये बता दिया था कि स्टैंडिंग वेव जो है वो क्या है आपकी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैंडिंग वेव की तरह है। स्टैंडिंग वेव की अभी इक्वेशन आपको ड्राइव करके बताई ये कैसे निकालेंगे, राइट। और वहां से फॉर्मूला आया ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है वो 3 डायमेंशन वेव है। इलेक्ट्रॉन तो है ना 3 डायमेंशन में है, तो जो भी उसके कारण वेव बनेगी वो 3 डायमेंशनल वेव होगी। उसको स्टडी करने के लिए हमने तोड़ लिया, वन डायमेंशन में तोड़ लिया। ठीक है, आसान रहेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टडी लेट्स से फर्स्ट फॉर 1 डायमेंशन, है ना। और 1 डायमेंशन के लिए जो बातें निकलेंगी उसे 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? किसी को नहीं आ रही है तो पूछ लो। मैं बार बार बहुत ध्यान से जा रहा हूँ, बहुत धीरे जा रहा हूँ और 10 बार पूछ रहा हूँ। मुझको ये सुनने में नहीं आना चाहिए सर हमारे को बहुत सारे डाउट होते हैं और हम पूछ नहीं पाते। अब पूछ लो, है ना, अगर डाउट आ रहा है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात। तुम लोगों के नंबर नहीं आए ना तब देखना, डांट खाओगे सबके सब। मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम्हारे जल्दी से TWT स्टार्ट हो, वो भी पता चले कि तुम लोगों को कितना आता है। इस बैच में मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि किसको कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। एक दो बच्चे को कहाँ पता है बस, हाँ 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी पढ़ ही नहीं रहे। फर्स्ट बैच वाले कितना पढ़ रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। कैसे कंपटीशन में तुम लोग आगे बढ़ोगे? आज आया है एक TWT, कब है तुम्हारा TWT? मेरे को तो नहीं दिख रहा।
कब है टी आया है टाइम टेबल? बोला नहीं है। TWT होता है एक चैप्टर कंप्लीट होने पे एक टेस्ट होता है ना। तो इसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा क्या है, क्या है। टॉपिक वाइज टेस्ट, यस टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही चैप्टर आपका खत्म होगा उसके बाद टेस्ट होगा। एनीवे अभी यहाँ पे आ जाओ सब लोग, ठीक है, फोकस हियर। अब यहाँ पे क्या है कि हमें ये इक्वेशन जो है SMS आया है कि टेस्ट टाइम टेबल आने वाला है, वेरी गुड। चलो एनीवे अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये जो है ना, ये हमने 3 डायमेंशनल वेव को 1 डायमेंशन में तोड़ दिया है। हम 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ लेंगे। तो उसमें क्या होता है कि श्रोडिंगर की इक्वेशन जो है ना, हम टाइम वाले फैक्टर को भी हटा देते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। देखो जो t=0 पे वेव बनेगी वही t=t+t/4 ऐसे अलग अलग टाइम पे बन सकती है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ऐसे वेव जा रही है, राइट। अभी मैंने आपको बताया था ये इट लुक्स लाइक, है ना, स्टैंडिंग वेव। तो t=0 कोई और t पे होगी, ऐसी दिख रही होगी, है ना। सो दैट स्टैंडिंग वेव कैन बी लेट्स से अज्यूम्ड एज टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि टाइम का वहां पे फैक्टर, है ना, इस चीज को ज्यादा रिलेट नहीं मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। सो फॉर द सिंप्लिसिटी वी आर सेइंग कि लेट्स से टाइम इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशन स्टैंडिंग वेव क्या होगी, टाइम इंडिपेंडेंट वन डायमेंशन स्टैंडिंग वेव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साई इक्वल्स टू हो जाएगा a sin kx cos ओमेगा t, x t है cos ओमेगा t। मान लो t इक्वल्स टू हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos ओमेगा t क्या हो जाएगा, cos 0 इज 1। साई x क्या निकल के आया आपका, a sin kx, है ना। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया, ये क्या हो गई, स्टैंडिंग वेव इन 1 डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट, है ना। टाइम इंडिपेंडेंट स्टैंडिंग वेव इन 1 डायमेंशन आ गई। अब क्या करें इसका, डी साई बाय डी एक्स लेना है। ये क्या बन जाएगा, साइन का अगर आप साइन थीटा साइन के थीटा का अगर डिफरेंशिएशन लेते हो तो क्या बनता है बताओ भाई, कहीं पे लिखा है डी बाई डी थीटा ऑफ साइन के थीटा, तो क्या बनेगा, ये पता है डिफरेंशिएशन, हाँ या ना तो बोल दो कम से कम। है ना, ये पता है ना, तो क्या है फॉर्मूला, के कॉस थीटा, ये के अब बाहर आ जाएगा और ये बनेगा के इंटू ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है के एक्स, के कॉस थीटा के थीटा, ठीक है, ये बन गया। और अगर हम इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएट डबल डिफरेंशिएशन ले रहे हैं डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा के माइनस के ए साइन के एक्स। इतनी सारी बात समझ में आ रही है। उसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आया कि डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस के स्क्वायर साई एक्स, क्योंकि ए साइन के एक्स इज नथिंग बट साई एक्स। दिस इज इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन लेट्स से 1। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ये मैं आपको श्रोडिंगर इक्वेशन का प्रूफ बता रहा हूँ, हालांकि ये
प्रूफ नहीं है, डायरेक्टली इन्होंने बुकलेट में ऐसा लिख दिया है कि ये ऐसा होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि पहले मैंने आपको ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशंस बताई, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बताई, फिर आपको रिलेट किया कि इलेक्ट्रॉन की वेव जो है वो 3 डायमेंशन है, उसको 1 डायमेंशन में तोड़ ले रहे हैं, और सिंप्लिसिटी के लिए हम टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन के लिए प्रूव करेंगे, वही हमारा फिर ओवरऑल आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन क्यों लिया मैंने? डबल डिफरेंशिएशन लिया तो मुझे इक्वेशन मिल गई है ना, इसलिए डबल डिफरेंशिएशन लिया। इसको नोट डाउन कर लो।
ओके ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब देखो इसको कैसे रिलेट किया हमने, ठीक है, ये तो हो गई है ना। अब कैसे रिलेट किया, तो ए इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या फिर 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली एच बाई पी, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या वी कैन राइट लाइक दिस कि के इक्वल्स टू 2 पाई h बाई ऐसे पी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इन सबका स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता है कि पी स्क्वायर बाई 2m है ना, पी स्क्वायर बाई 2m इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, या पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m काइनेटिक एनर्जी। कहाँ देखा था ये हमने, अगेन डी ब्रॉगली में। पी को हम कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते थे, तो पी इक्वल्स टू आता था ना √2 m/e है ना, फॉर्मूला होता था ना एच लैम्डा इक्वल्स टू h/p है ना, h/√2 m/e राइट। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m/e, ठीक है राइट। तो और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, राइट, इट इज नथिंग बट 2m, let's say we can write total energy minus potential energy. E minus V is nothing but total energy minus potential. Kinetic energy क्या होता है, kinetic energy is nothing but total energy minus potential energy which is representing over here है ना। ये जो इक्वेशन है उसमें कैसे लिख रहे हैं, E minus V, V is potential energy, E is total energy and V is potential energy। तो ये कन्वर्जन आपको समझ में आ गया है ना। 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और पी स्क्वायर को ऐसे लिख लिया 2m/e माइनस वी, बस ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 4 पाई स्क्वायर 2m/e माइनस वी डिवाइड बाई एच स्क्वायर। यू कैन राइट 8 पाई स्क्वायर m एच स्क्वायर e माइनस वी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसे देख लो भाई, हमने यहाँ पे क्या किया था, ए की वैल्यू लिख दी हमने 2 पाई बाय लैम्डा है ना, फिर लैम्डा की वैल्यू h/p थी है ना। तो ये तो खैर हटा देते हैं अभी। तो इससे हमें क्या मिल गया, k इक्वल्स टू 2 पाई बाई p/h है ना, ये वैल्यू यहाँ डाल दी। k स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, और p स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 2m/ke। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख दर्द, ठीक है। हाँ, और ई और बी कहाँ से आया, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी? ये रिप्रेजेंटेशन है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो रिप्रेजेंटेशन लिख लिया कि टोटल एनर्जी इज नथिंग बट ई और पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वी, ठीक है। अब इस बात को कहाँ डाल देंगे, ये तो हो गई आपकी इक्वेशन 2, लेट्स से। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 से डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस के स्क्वायर, तो माइनस की वैल्यू लिख देंगे 8 पाई स्क्वायर m/h स्क्वायर ई माइनस वी साई एक्स, ठीक है। तो इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस है ना 8 पाई स्क्वायर m/h स्क्वायर e माइनस वी साई एक्स इक्वल्स टू 0। और यू कैन से एच स्क्वायर इधर ले गए, 8 पाई स्क्वायर m इधर ले गए है ना, मतलब इसको इधर ले गए मान लो, और फिर हमने जोड़ा तो क्या बन जाएगा, ये h स्क्वायर बाई
8 pi square m d square psi by dx square plus e minus v psi x equals to 0. This is the equation, Schrodinger equation in one direction. Equation in one direction. One dimension, sorry. 1D. अगर इसी तरह से हम सबके लिए लिख लें तो वी कैन राइट फॉर y h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m d स्क्वायर साई, है ना, y बाई डी जेड स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे, प्लस e माइनस v साई y equals to 0, and we can write like the same thing is h square 8 pi square m d square psi z is z divided by dz, सॉरी यहाँ पे dy स्क्वायर होना चाहिए था, dz स्क्वायर, ठीक है, is nothing but e minus v psi z equals to 0. अब इन तीनों को जोड़ दो मान लो, है ना, hence ये तो अलग अलग डायमेंशन में आ गई, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डी स्क्वायर साई एक्स वाई, है ना, या डी स्क्वायर साई, राइट, यहाँ पे बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई बाय डी अच्छे वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर प्लस इन तीनों को जोड़ेंगे तो साई एक्स प्लस साई वाई प्लस साई जेड क्या हो जाएगा, साई एक्स वाई जेड ना, यहाँ पे जैसे लिखा था मैंने, आ गया ना, कहाँ आ गया ये, है ना, साई एक्स वाई जेड इज नथिंग बट साई एक्स प्लस साई वाई प्लस साई जेड, ई माइनस बी को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ई माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, साई एक्स वाई जेड टू 0, ये क्या हो जाएगा 3 डायमेंशन में। ये हो गया श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, है ना, यही आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, डी साई वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसको इधर लिख लिया है ना, ये ऊपर चला गया है, इधर नीचे, ये क्या हो गया 8 पाई स्क्वायर m डिवाइड बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी साई इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन आ गई आपकी 3 डायमेंशन में। क्लियर है भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, ये क्या किया हमने, ठीक है, तो ये इसका प्रूफ हो गया। क्या ये याद रखने की जरूरत है प्रूफ को, तो नहीं, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, कोई नहीं पूछेगा प्रूफ, बट ये थोड़ा सा ऐसा था कि ये प्रूफ आसानी से समझाया जा सकता था, इसलिए आपको समझा दिया, ठीक है, कि भाई आप कैसे निकाल के लेके आ रहे हैं वन, है ना, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन से स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन और स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन से, फिर हाउ वी आर लेट्स से कोरिलेटिंग दिस श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, मतलब ये एक साई में एक इक्वेशन है, राइट, तो इसके क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन को अगर बाउंड्री कंडीशन पे हम लिखते हैं, है ना, अगर हम कुछ कंस्ट्रेंट लगा दें तो देन वी कैन फाइंड सम वैल्यूज ऑफ साई, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं नोट, दिस इज कॉल्ड, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इक्वेशन is differential equation of second order, हाँ, डबल डिफरेंशिएशन, इसलिए this equation has infinite solution, ठीक है, if ye will apply
है ना, बाउंड्री कंडीशन, we can get finite solution, or you can say finite values of psi, finite values of psi, है ना, and where psi is a, so we can get finite values of psi. ठीक है, ठीक है, ये इतनी बात समझ सकते हैं, we can get finite solution. और ये psi क्या करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, है ना, वो जोन्स रिप्रेजेंट करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन वेव, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वेव ज्यादा होगी. साई की वैल्यू आपको मिल रही है बाउंड्री कंडीशन में, तो जहां जहां पे साई की वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो जोन क्या होंगे, है ना, इन दो जोन्स यू कैन से कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, राइट. है ना, साई रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन वेव, है ना, साई रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन वेव and we can say and probability of finding electrons है ना, is proportional to एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, hence probability of finding electron is proportional to psi square. ठीक है, is proportional to psi square, है ना. टर्म है probability density, probability density of electron, not probability. ठीक है, इसमें यहाँ लिख लेते हैं probability density. Density of electron is proportional to amplitude का square, तो probability density of electron is proportional to psi square x y z. amplitude कैसे मिलेगा, amplitude का square psi square से मिलेगा. तो what is probability of finding electron? Probability of finding electron in a, है ना, in space. So in a space या फिर you can say in a fixed volume, है ना, in a volume, right? So that is nothing but probability density into volume. Probability density into volume. So you will be getting probability density की value psi square x by z हो गया, और ये आ जाएगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा dx और dy और dz. तो ये हो जाएगा probability of finding. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको, है ना, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, राइट. इससे ये बस फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब एक तरह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, सो दैट इज गोइंग टू बी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर. और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना. उस पूरे वॉल्यूम में जितना भी जो भी वॉल्यूम हम चाह रहे हैं स्पेस में, है ना, उसमें अगर हम इसको इंटीग्रेट समेशन करते रहेंगे सारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दैट स्पेस. इतनी बात में कोई भी कंफ्यूजन है पूछ लो.
हाँ एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी से कौन से लॉजिक से है? क्या, फिर से बोलो थोड़ा। एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी से कौन से लॉजिक से रिलेटेड है? इंटेंसिटी से। मैंने आपको बताया था जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि कहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, उनकी डेंसिटी ज्यादा हाँ है ना। तो वहां से हमने रिलेट किया इंटेंसिटी को, यहाँ पे डेंसिटी के टर्म में बोला है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी नोड ना सर? हाँ एंटी नोड, ठीक है। और ये प्रूफ लिखना है क्या, तो जल्दी से लिखो फिर। इतने में तो दिखेगा भी नहीं है ना, तो बढ़ाए लिखते हैं। तो भाई जिनको डाउट है पूछो। सर साई की कोई यूनिट होती है? साई इज नथिंग बट, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वेव हो गई ना, तो कोई यूनिट थोड़ी ना बनेगी, फंक्शन हो गया एक तरह से। ओह, सर मुझे ना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझा नहीं। ये बताओ इंटेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन लेट्स से स्पेसिफिक वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यस सर। है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से क्या मिलेगी, डेंसिटी। यस सर। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल तो मिल नहीं रहे ना, इंटेंसिटी क्या बता रही है इस, है ना, कि कहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है तो बोलोगे उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है। तो टर्म यहाँ पे क्या आ गया, इंटेंसिटी जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके सर। अब इसको थोड़ा, इस पर्टिकुलर लेट्स से इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाएगा, कैसे। तो अभी तक हमने केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में। सिंस एटम इज अज्यूम्ड एज स्फेरिकल, so what we are going to do is we will convert xyz into spherical coordinate r theta phi। क्या करेंगे हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए, rather than studying in xyz we will change the coordinate system into r theta phi, spherical coordinate में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे समझाते हैं। प्रूफ समझ में आ गया है ना। क्या लिखा था, डी साई बाय डी एक्स निकाल लिया था, ए साइन के एक्स, उसको दो बार डिफरेंशिएट मारा तो k की वैल्यू से आ गया आपका माइनस के स्क्वायर, है ना, साई एक्स, k की वैल्यू डाल दी, प्रूफ हो गया आपका। k की वैल्यू थोड़ी सी मतलब घुमावदार थी, है ना, k की वैल्यू की 2 पाई बाय लैम्डा से फिर HYP में कन्वर्ट किया और p से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, बट दिस इज द प्रूफ। वो वन डायमेंशन के लिए आ गया, ऐसी तीन डायमेंशन के लिए लिख लेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझ में आ गया। तो की पॉइंट क्या है याद रखने वाला, साई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स, इसको डबल डिफरेंशिएट मारो और यू विल गेट द प्रूफ। तो ये प्रूफ है ना, अगर मान लो आपको कभी, है ना, मतलब लगे कि यार आपको कुछ एक्स्ट्रा आता है तो सोच लेना कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का प्रूफ आपको पता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है ये कैसे आ रहा है, राइट, ठीक है। हालांकि कोई पूछता नहीं है, बट ठीक है, ये ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आसानी से समझाई जा सकती थी इसलिए समझा दिया, ठीक है। लेकिन जो बातें याद रखने वाली हैं वो ये है कि साई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ना, और साई, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें साई की वैल्यू मिलती है। तो साई की वैल्यू क्या क्या मिलती है लेट्स से, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, है ना, कैसे दिखेंगी साई की वैल्यू। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो उससे हमें साई की वैल्यू मिली अलग अलग, ठीक है। कहाँ दिखाते हैं, एक मिनट, एक्सरसाइज में कहीं दिखाते हैं आप, आ गए हम ये, हाँ, तो वो ऐसे दिखेंगे आपको, एक मिनट, तो पीछे और थोड़ा पीछे,
ठीक है, तो ये देखो जैसे फॉर 3s ऑर्बिटल ये साई दे रखा है 3s इक्वल्स टू 1/9√3 1/a0 3/2 6 - 6 सिग्मा 6 स्क्वायर e⁻² माइनस सिग्मा बाई 2। ऐसे ये आपको साई की वैल्यू ऐसे निकलेगी। बाउंड्री कंडीशन निकालेंगे तो इससे साई की वैल्यू निकलेगी। ये वैल्यूज हमें दी रहेंगी क्वेश्चन में, हमें नहीं सोचना ये कैसे निकल के आई। You don't need to find let's say solution. This will be given है ना in the question. अब इसमें हम आगे आपको समझाएंगे ये क्या क्या कैसे करेंगे, राइट। तो अभी है ना, जैसे यहाँ पे लिखा है साई इक्वल्स टू, ऐसे दिख रहा है आपको, है ना, ये इक्वेशंस हैं जिससे आपको साई के सॉल्यूशंस मिले हैं। शॉर्डिंजर निकाले। अब ये साई रिप्रेजेंट क्या करता है, साई से हमें 3 वैल्यू मिलती है ना। कौन कौन से 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं, उससे क्वांटम नंबर आए N L M। Psi gives information about 3 quantum number, है ना। तो ये psi क्या बता रहा है आपको, psi over here is let's say is going to give you, है ना, information about 3 quantum numbers। इस साई से 3 क्वांटम नंबर के बारे में पता चलेगा। वो कैसे पता चलेगा, अभी हमने आपको बताया कि हम एक्स वाई जेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, आर थीटा फाई में कन्वर्ट कर देंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो उससे हमें क्या मिला, आर थीटा एंड फाई 3 वैल्यूज मिली। वो 3 वैल्यूज 3 क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगी। उन तीनों से आर थीटा फाई की वैल्यू से 3 क्वांटम नंबर मिलते हैं। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो साई 421 लेट्स ऐसे कुछ लिखा हो, इसका मतलब ये है, ये लिखा हुआ है साई एन एल एम, एन की वैल्यू 4 लिखी हुई है, एल की वैल्यू 2 और एम की वैल्यू 1। ठीक है, तो 4,2 से क्या मिल गया, ये 4D मिल गया हमें, ऐसे, है ना। ये एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का साई को। अगर साई 421 लिखा हो तो ये लिखा है साई एन एल एम, एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 1, उससे क्या मिल के आया 4D। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, ये क्या बोल रहा हूं मैं। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। ठीक है, और ये जो साई वैल्यू है ये एक तरह से 3 क्वांटम नंबर आपको बता दी। तो श्रोडिंगर की जो इक्वेशन है, सिर्फ 3 क्वांटम नंबर आपको मिले NLM। तो चौथा वाला क्वांटम नंबर है वो बाद में आया, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, वो आपको बाद में मिला। इतनी बात याद रहेगी। चले आगे। अब बात आती है जो मैंने आपको बोला कि हम XYZ को कन्वर्ट करेंगे R थीटा फाई में, है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हम कन्वर्ट करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। ठीक है, थोड़ा सा ये ऑब्वियसली मैथमेटिक्स है तो थोड़ा सा आपको हो सकता है लग रहा हो। तो अब यहाँ देखते हैं कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XYZ टू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। R थीटा फाई, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम जो इक्वेशन ये साई XYZ हमें मिलेगा XYZ में, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं साई R थीटा फाई। क्यों कर रहे हैं वो आगे बताएंगे। R थीटा फाई, सॉरी R फाई लिख दिया मैंने। ठीक है, R थीटा फाई में क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे मान लो ये अब आपका XYZ सिस्टम है, ये लेट्स से X है, ये Y है और ये Z है। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए क्योंकि दिस क्रॉस इज गोइंग टू गिव यू Z, है ना। X को Y पर डालेंगे, X क्रॉस Y, तो क्या मिलेगा, Z मिलेगा, है ना। कई बार बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं XYZ, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लिखना है ना। कभी भी आपको XYZ लिखना है, आपको पता होना चाहिए ये एंटी क्लॉकवाइज में आएगा, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट है लेट्स से, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालूं XY प्लेन पे,
एक्स वाई प्लेन पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, लेट्स से यहाँ तक पहुंचा, तो ये परपेंडिकुलर, ये एक्स वाई प्लेन है, ये वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, z, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, है ना, दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी z, सही है ना, जैसे मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है और ये z एक्सिस है, मान लो इधर, अब कोई पॉइंट यहाँ पे है, उसका परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन पे डालूंगा तो यही तो मुझे z एक्सिस, z मिलेगी वैल्यू, सही है, इतनी कोई दिक्कत, तो ये हो गया z, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये z जो है, अगर मैं यहाँ से पैरेलल लाइंस खींचूंगा, ये z इस z के बराबर हो जाएगा, करेक्ट, कोई दिक्कत यहां तक, z सबको समझ में आ गया। अब हमें यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया, राइट, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, अगर हम परपेंडिकुलर खींच दें, है ना, बाई एक्सिस पे, जो कि पैरेलल टू x होगा, है ना, x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींची ऐसे, तो ये क्या दे देगा मुझे x, है ना, ये मुझे क्या दे देगा x, y से कितनी डिस्टेंस है। सिमिलरली अगर मैं एक पैरेलल लाइन खींच दूंगा y एक्सिस के, तो ये मुझे क्या दे देगा y, विच इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो गई आपकी x और ये वैल्यू हो गई आपकी y के बराबर, सही है, सबको समझ में आ गया एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर लेंगे उससे आपको z मिलेगा, देन यू आर गोइंग टू टेक परपेंडिकुलर, है ना, पैरेलल लाइंस आप खींचोगे x और y के अलोंग, तो आपको x और y कोऑर्डिनेट मिलेंगे। अब हमें यही जो वैल्यूज हैं इनको r थीटा फाई में कन्वर्ट करना है, तो पहले समझते हैं r होता क्या है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है, r इज गोइंग टू टेल यू द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पॉइंट। r वैल्यू क्या होती है, लेट्स से इसका कलर चेंज करके थोड़ा सा ये कर देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं r। व्हाट इज द डिस्टेंस, है ना, अगर मान लो कोई स्फीयर है ना, तो हम क्या देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो भी पॉइंट है, मान लो ये स्फेरिकल सरफेस पे लाई कर रहा है, एक स्फेरिकल सरफेस है ना, तो हमने क्या किया, हम रादर देन लेट्स से राइटिंग एक्स वाई जेड, वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल सरफेसेस। तो ये पॉइंट अगर इस स्फेरिकल सरफेस पे लाई कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी रेडियस क्या होगी, ये विच इज नथिंग बट r, ठीक है, तो ये r हो गया। अब अगर मान लो ये जो वेक्टर r वेक्टर है, ये z एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, क्या करता है, z एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, तो कैन आई से r cos थीटा, है ना, इज नथिंग बट z, ये बात कह सकते हैं, r cos थीटा इज नथिंग बट z, ठीक है, cos थीटा ले लिया। अच्छा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, r sin थीटा, है ना, इसका परपेंडिकुलर, बट r sin थीटा कुछ नहीं है अभी, r sin थीटा एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है, r sin थीटा क्या है, एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है। मान लो ये वेक्टर x एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है, याद रखना है थीटा इज द एंगल ऑफ r फ्रॉम z एक्सिस एंड फाई इज द एंगल ऑफ r sin थीटा वेक्टर फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से अगर मान लो ये एंगल फाई बना रहा है, अभी ये दो, लेट्स से दो कोऑर्डिनेट का x और y है ना, सॉरी उल्टा, y है, ये x है, ये एक वेक्टर है, r sin थीटा, मान ये r sin थीटा वेक्टर और ये x फाई एंगल बना रहा है, तो आप क्या बोलोगे, x क्या होगा, r sin थीटा cos फाई, एंड r sin थीटा sin फाई क्या हो जाएगा, y। इतनी बात समझ में आ गई, इसे समझ लेते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। पहले तो हमने आपको डिफाइन किया एक्स वाई जेड क्या होते हैं, फिर हमने कहा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, राइट,
व्हाट आर द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक तो होता है कि भाई कोई भी पॉइंट जो है वो हम मानते हैं कि एक स्फेरिकल सरफेस पे, एक स्फीयर पे है, कोई भी पॉइंट है, उसकी सेंटर से दूरी कितनी है, विच इज नथिंग बट आर। अब ये आर वेक्टर कहीं पे भी आ सकता है ना, जैसे मान लो अगर पॉइंट यहाँ आता, राइट, सो वी नीड टू स्पेसिफाई किस एंगल पे है, क्या है, कुछ नहीं है, राइट। अभी तो ये आर पे तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे ना, ऑल दीज स्फेरिकल सरफेस। तो हमने दो एंगल डिफाइन कर दिए, एक एंगल डिफाइन किया थीटा विद द जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस से कितना एंगल है, दैट इज थीटा। एंड अनदर एंगल वी हैव डिफाइंड फ्रॉम द, लेट्स से जो भी ये वेक्टर बनेगा ये तो जेड से मिला, इसका जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर होगा वो एक्स वाई प्लेन में आएगा, जो भी आ रहा हो एक्स वाई प्लेन में, है ना। तो वो उस एक्स वाई प्लेन के वेक्टर की एक्स एक्सिस से क्या, लेट्स से क्या एंगल है, वो हो गया फाई, ठीक है। तो लेट्स से अगर ये हमने मान लिया ये थीटा एंगल हो गया, ये आपको एक्स वाई प्लेन में मिला, तो हमने बोला कि ये बताओ ये फाई हो गया एक्स एक्सिस से। सो दैट्स व्हाट वी आर राइटिंग, दिस इज थीटा, ये क्या हो गया, z इज नथिंग बट r cos थीटा, ये क्या मिला r sin थीटा, इसका एंगल यहाँ से फाई है, तो ये क्या मिला x इज नथिंग बट r sin थीटा cos फाई, और ये y मिला r sin थीटा sin फाई। हाँ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्या मिल गया मुझे, z इज इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा sin फाई, and x equals to r sin थीटा cos फाई। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? anyone not able to understand कि ये क्या कर दिया हमने? सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो ये तो था कि अगर मान लो हमें r थीटा फाई मिले तो हम x y z की वैल्यू बता सकते हैं, है ना। z इक्वल्स टू r cos थीटा है तो r पता है, थीटा पता है तो हम z बता देंगे, sin थीटा sin फाई वैल्यू पता है तो हम y बता देंगे, राइट। उल्टा, अगर हमें उल्टा करना है तो कैसे निकालेंगे? हाँ बोलो कश्वी। सर सर्कल पे कैसे आया वो नहीं समझा। अरे भाई मैंने ये X, Y, बोला, जैसे मान लो ये मेरा है ना, ऐसे था, लेट्स से राइट, यहाँ एक पॉइंट है और ये सेंटर है, तो मैंने कहा कि ये वाला जो पॉइंट है ना वो एक स्फीयर पे प्रेजेंट है, एक पूरा स्फीयर है उस पे प्रेजेंट है, ऐसा मैं मान सकता हूँ ना। एंड देन आई कैन से व्हाटएवर द डिस्टेंस बिटवीन दीज इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, है ना, ये मैं बोल सकता हूँ ना। हाँ ना, कुछ तो बोलो बेटा। यस सर। नहीं समझ में आया? पहले ये बताओ, ये जितनी भी डिस्टेंस, ये जो भी हम एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू ले रहे हैं 3 डायमेंशन में, है ना, उसके थ्रू एक स्फीयर पास करा सकते हैं, मान सकते हैं ना, एक स्फीयर है, मान लो ऐसे समझो, ऐसे समझो कि, ऐसे समझो ये जितनी भी अभी डिस्टेंस है सब स्फीयर के अंदर ऐसे स्फीयर ऐसे भरते जाओ, है ना, भरते जाओ सारे स्फीयर, ऐसे बनता जाएगा। सो वी कैन से कि ये अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो ये वाले स्फेरिकल सरफेस के हिसाब से आप रेडियस बता दो, डिस्टेंस बिटवीन, है ना, पॉइंट ऑफ दिस एंड सेंटर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। अगर मान लो पॉइंट यहीं पे है तो हम इस स्फीयर को मान लेंगे, ऐसे बोल सकते हो या नहीं? यस सर। हाँ, इतना समझ में आ गया? हाँ। अरे हाँ ऐसे बोलो कि लगे मुझे कि समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ मतलब आधा अधूरा आना ही चाहिए। हाँ ठीक है, तो बस अब आप आगे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, हम दो एंगल और बताए, थीटा एंड फाई, एंड देन आई हैव टोल्ड यू कि भाई ये थीटा होगा तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, जेड वैल्यू, बस से निकाल हाँ दिया। सर समझा। चलो भाई, और किसको डाउट है देख लेते हैं। यस जल्दी जल्दी बताओ। सर हमने ये जो सर्कल में लिया है उसका सर्कल का सेंटर विल बी एक्स वाई जेड का ओरिजिन ना, ओरिजिन, हाँ ओरिजिन नहीं लिया है, राइट। ओरिजिन से स्फीयर बनाया हमने। हाँ हाँ ओके। ठीक है, तो ये मिल गया। अभी मैं ये बोल रहा था कि भाई ये तो ऐसा है कि हमें आर कॉस मतलब आर थीटा फाई पता है तो हम एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। उल्टा कन्वर्जन कैसे होगा? आर इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स वाई
एंड जेड। आर का मैग्नीट्यूड ये निकल के आएगा, है ना, ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया एक तरह से, ये आर वेक्टर एक्स वाई जेड वेक्टर का रिजल्टेंट। सो यू कैन कैलकुलेट आर इज दिस। जी आपको आर निकल जाए, पता चल जाएगा, देन यू कैन से कॉस थीटा। कॉस थीटा इज नथिंग बट, अगर हम लिखेंगे तो जेड बाई आर वैल्यू, तो जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही आपको ये वैल्यू मिल जाएगी तो आप बोल सकते हो थीटा इज नथिंग बट कॉस इनवर्स जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। इस वैल्यू से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। फिर ऐसे ही आपको थीटा मिल गया, आप साइन थीटा निकाल सकते हो। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका, लेट्स से सॉरी आर साइन थीटा क्या हो जाएगा, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। थीटा की वैल्यू मिल गई तो आप साइन थीटा निकाल लोगे, ठीक है। तो आप साइन थीटा निकाल लोगे तो फिर यहाँ से आ गया फाई कैसे निकलेगा, फाई इज नथिंग बट, you can say sin phi is nothing but y r divided by r sin theta। तो आपको sin थीटा मिल जाएगा तो r sin थीटा मिल जाएगा, है ना। थीटा मिला तो r sin थीटा मिल गया, r sin थीटा मिल गया तो y डिवाइड बाय r sin थीटा इज नथिंग बट sin phi। तो phi इक्वल्स टू sin इनवर्स y बाय r sin थीटा। बस इससे आपको r थीटा और phi की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो उल्टा कर लिया तो ये हमें पता चल गया r थीटा phi की वैल्यू। सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज हम x y z को r थीटा phi में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कन्वर्ट, कोई भी इक्वेशन है वहाँ पे x की वैल्यू, अरे यार हाँ, वहाँ पे x की वैल्यू को हम r थीटा phi में लिख सकते हैं, राइट। और इससे कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साई एक्स वाई जेड हमें किस में मिल जाएगा, साई r थीटा phi। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, ये हमने कन्वर्जन कर लिया। आपको बता, इसके आगे की बात कहानी कल बताएंगे। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लेना, है ना। आज का जो लेक्चर है वो बेसिक ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं। क्वेश्चन अब कल जो हम पढ़ाएंगे उस पे आएगा, सारे क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट, खत्म करें क्लास। चलो ठीक है, ओके दैट्स इट देन, एंडिंग द क्लास।